हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज हम लोग सीखेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन प्रॉब्लम। तो आज जानेंगे कि एक ब्लॉक जब दूसरे ब्लॉक के ऊपर रहता है तो इस तरह का जो फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम होता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सपोज़ कर लीजिए, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है ए, उसका मास कितना है, वह मास है मान लीजिए 5 किलोग्राम। कुछ इस तरह का ये ब्लॉक है, 5 किलोग्राम मास है। एक दूसरा ब्लॉक है, हाँ, जो कि जिस जिस पर कि ये ब्लॉक ए को रखे हैं। तो वो जो दूसरा ब्लॉक है, ब्लॉक बी, उसका मास कितना है, 10 kg है। तो 10 kg का इस ब्लॉक बी के ऊपर क्या रख दिए हैं, ब्लॉक ए को रख दिए हैं, है ना। तो ये ब्लॉक बी ए ऊपर में है और इसके नीचे क्या है, ये ब्लॉक बी है जिसका 10 kg मास है। और ये ब्लॉक बी किसके ऊपर है, तो बोल रहा है ये ब्लॉक बी जो है ये ग्राउंड के ऊपर है, अर्थ सरफेस के ऊपर रखा गया है, कुछ इस तरह, है ना। अब समझ में आ गया। यानी कि सबसे ऊपर क्या है, ब्लॉक ए है, उसके नीचे क्या है, ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी किसके ऊपर है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर है। ये है हमारा, हाँ। अब क्या कहा है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का जो इंटरफेस है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का इंटरफेस क्या हुआ, वो ये हुआ, ये हुआ ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का इंटरफेस। यानी ब्लॉक ए का लोअर सरफेस और ब्लॉक बी का अपर सरफेस, दोनों ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का दोनों मिलके बनाया ये इंटरफेस। तो बोला इस इंटरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह क्या है, वह 0.2 है। वह कितना है, 0.2 है। तो हम इसको फर्स्ट इंटरफेस मान लिए, है ना। ये वाला जो इंटरफेस है ये फर्स्ट इंटरफेस मान लिए इसको हम। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह कितना है, 0.2 है। एक और इंटरफेस दिया हुआ है, ये है दूसरा इंटरफेस। ये किसके किसके बीच है, तो ब्लॉक बी का जो लोअर सरफेस है और ये जो अर्थ सरफेस है, इन दोनों के बीच का ये इंटरफेस हुआ। इस इंटरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो वो है 0.1। कितना है, 0.1। यानी कि ब्लॉक ए और बी के बीच में जो ये वाला इंटरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.2 है। ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, ठीक है। तो सॉरी, ये इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या कहा है, एक चीज़ आप देख ली। और अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि बताइए ये जो ब्लॉक बी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट फोर्स एफ लगाता है तो इस फोर्स का कितना रेंज होना चाहिए जो कि ये पूरा ब्लॉक ए और बी का सिस्टम जो है ना मूव करे टुगेदर, एक साथ मूव करे। कहने का मतलब है कि ये जो ब्लॉक ए है और ये जो ब्लॉक बी है, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करे। ऐसा लगे जैसे जमीन, यहाँ पर जमीन पर जो आदमी खड़ा है वो जब ऑब्जर्व करे तो उसको दिखे कि दोनों ब्लॉक एक साथ कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो पूछ रहा है सवाल कि इस एफ फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, या इसका जो रेंज होना चाहिए फोर्स का, एफ फोर्स का कितना होना चाहिए, मतलब कितना से कितना तक वैल्यू होगा इस एफ फोर्स का, कितना रेंज का ये एफ फोर्स होगा जो कि उस रेंज में, मतलब कोई भी वैल्यू अगर हम लगावें तो ये दोनों ब्लॉक जो है ना अलग अलग मूव नहीं करे बल्कि एक साथ मूव करे। क्वेश्चन यही कहा गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ आप देख लीजिए, इससे पहले हम सॉल्यूशन शुरू करें, आप यहाँ देखिए यहाँ क्या चीज़ हो रहा है। एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ यह बात नहीं बताया गया है कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है कि ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। अमूमन क्या होता है, हम लोग दो तरह का कोफिशिएंट पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको जब हम नॉर्मल रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू मिलता है ना। यही नियम है, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए स्टैटिक या काइनेटिक वाला। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू कैसे निकलता है, म्यू एस से निकलता है, म्यू एस इंटू एन। तो इसका तब इस्तेमाल होता है जब ब्लॉक रुका हुआ है और इसका इस्तेमाल तब होता है जब ब्लॉक चलने लगा। लेकिन जब एक ही वैल्यू दिया हुआ है, जैसे इस इंटरफेस के बीच एक ही दिया हुआ है, सिर्फ यही दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, तो ये जो है ना ये काइनेटिक
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी हुआ और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी हुआ। इसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन को निकालने में भी जो है इसी का इस्तेमाल होगा, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसको निकालने के लिए भी इसी का इस्तेमाल होगा। समझ में आ गई बात? यानी जब ब्लॉक मूव करेगा तब क्या फ्रिक्शन लग रहा है, तब भी इसी को कंसिडर करेंगे, और जब ब्लॉक रुका हुआ है और उस समय मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना हो तब भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, एक कॉमन वैल्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का के दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या काइनेटिक देता अलग अलग तभी तो, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग जो है इसी को जो है दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे, म्यू के लिए भी और म्यू के लिए भी और म्यू एस के लिए भी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको ये एफ का निकालना है रेंज। तो देखिए यहाँ 3 मेजर सिचुएशन है, गौर से देखिए, खतरनाक इमेज है। यहाँ 3 मेजर सिचुएशन है एनिमेशन में, आप देख रहे हैं ना। एक तो ये फोर्स जो है जिसमें कि दोनों ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है, यानी ये फोर्स एक ऐसा रेंज का फोर्स बता रहा है जो कि ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। एक कंडीशन बता रहा है ये वाला कंडीशन जिसमें ब्लॉक मूव करेगा, कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये खास रेंज का फोर्स होगा जिसमें कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और एक कंडीशन ऐसा होगा कि मतलब कि देखिए ब्लॉक एक खास लिमिट में फोर्स लग रहा है, यानी 0 न्यूटन से लेके जब F' न्यूटन तक फोर्स लग रहा है तब जो है ये ब्लॉक क्या है, रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही फोर्स F' न्यूटन से ज़्यादा लग रहा है ना, F' न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स जो है ना F' न्यूटन से ज़्यादा का लग रहा है, तो ये ब्लॉक क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेगा। यानी F' से ज़्यादा लग रहा है और F' से कम लग रहा है, F' से कम लग रहा है। और जब ये अप्लाइड फोर्स F' से अधिक लगने लगे तब जो है ना मूव तो करेगा, ये दोनों क्या होगा, अलग अलग मूव करने लगे। ये गिर जाएगा नीचे इधर, है ना, ये अपना आगे निकल जाएगा और ये पीछे छूट जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, है ना। ये 3 कंडीशन इसी को दर्शा रहा है ना। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाइड फोर्स निकालेंगे। यानी कि कब, जब ये दोनों ब्लॉक जो होता है मूव ना करे, ब्लॉक ए और बी जो है मूव ना करे, तो उस समय अप्लाइड फोर्स का क्या रेंज होगा अप्लाइड फोर्स का कि दोनों मूव ना करे ये कंडीशन में। तो इसके लिए जो है ना सिस्टम जो होता है ब्लॉक का, ए और बी ब्लॉक का जो सिस्टम होता है ना, वह मूव नहीं करेगा। कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक कि वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन का बिटवीन ब्लॉक बी और ग्राउंड, ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में, ब्लॉक बी ये हो गया, ग्राउंड हमारा ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो ये जो वैल्यू है, किसका वैल्यू, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, ये जब तक कि लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए तब तक जो है ना ये दोनों ब्लॉक नहीं मूव करेगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है इस ब्लॉक के बीच में और इस ग्राउंड के बीच में जब तक मैक्सिमम ना हो जाए तब तक ये दोनों ब्लॉक कंबाइंड वे में जो है रुका हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा। जब ये मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए F2 जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का या लिमिटिंग वैल्यू है सपोज, तो मान लीजिए ये 4 न्यूटन का है, तो जब 4.1 न्यूटन होगा, यानी 4.1 न्यूटन एरर हो गया, 4.1 न्यूटन जब होगा ना तब क्या होगा, तब ये मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब 4 न्यूटन हो या 4 से कम हो तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो यानी कि क्या मतलब, तो सबसे पहले हम इसी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कि जब मूव नहीं करेगा। ठीक, तो अब आप देख लो, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना इसको कैलकुलेट करना होगा। ये किसके बीच लग रहा है, ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एन डैश प्लस माइनस एम ए प्लस एम बी इंटू जी नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेट फोर्स इक्वेशन। किसका बनाएंगे नेट फोर्स इक्वेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन का। ये कॉम्बिनेशन क्या, स्थिर रुका हुआ रहे,
हम तो अभी यही ना बोल रहे हैं कि ये फोर्स का रेंज निकालने जा रहे हैं जो कि ये स्थिर रुका हुआ रहे। तो हम क्या किए यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगा दिए एन डैश। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है हमारा, है ना। तो प्लस ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका ये नॉर्मल रिएक्शन प्लस एम ए प्लस एम बी इंटू जी। ये क्या हो गया? एम ए प्लस एम बी इंटू जी। ये हो गया हमारा वर्टिकल के अलोंग इस दोनों सिस्टम का कंबाइंड वे में जो नेट फोर्स इक्वेशन है बना रहे हैं हम, इस वर्टिकल के अलोंग डाउनवर्ड वेट फोर्स क्या हुआ? यही हुआ एम ए प्लस एम बी इंटू जी। यानी दोनों का मिला करके डाउनवर्ड वेट फोर्स क्या होगा? वह होगा एम ए प्लस एम बी इंटू जी होगा। ये इतना सा पार्ट हो गया डाउनवर्ड वेट फोर्स। चूंकि डाउनवर्ड वेट फोर्स हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने? ऊपर के तरफ माने हैं। तो मेरा डाउनवर्ड वेट फोर्स किधर है? नीचे के तरफ है। तो साइन यहाँ क्या लग जाएगा? निगेटिव लग जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है किधर है? ऊपर के तरफ है। ये ऊपर के तरफ है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो कि इस ब्लॉक बी और अर्थ के बीच में लग रहा है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हमको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा जो इस दोनों ब्लॉक के कारण जो है इस धरती पे जो ये लग रहा है। तो ये धरती क्या कर रही है? इस ब्लॉक बी पर जो ऊपर के तरफ ये जो एन डैश लगा रही है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तब जो है हमको ये F2 ये लिमिटिंग फ्रिक्शन निकलेगा। तो अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। ये क्या है? ये वर्टिकल के अलोंग इक्वेशन है। किसका? ये वर्टिकल के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन है इस दोनों ब्लॉक का, ए और बी ब्लॉक का। तो ए और बी ब्लॉक का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसके ऊपर जो है कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग दो ही फोर्स तो लग रहा है। एक नॉर्मल रिएक्शन एन डैश लग रहा है ऊपर के तरफ, और एक दोनों का कंबाइंड वे में जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है एम ए प्लस एम बी इंटू जी नीचे के तरफ। नीचे लग रहा है मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ लग रहा है। हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं? ऊपर के तरफ माने हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये अपने मन से आप तक को तय करना है। आपको वर्टिकल एक्सिस में ऊपर के तरफ जनरली माना जाता है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, तो ऊपर मान लीजिएगा। यानी जिसका डायरेक्शन इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ होगा उसके पहले क्या लग जाएगा? ये प्लस लग जाएगा। और जिसका डायरेक्शन इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन के खिलाफ होगा, जैसे ये डाउनवर्ड वेट फोर्स का खिलाफ है, नीचे है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ? अब ये तो हो गया हमारा फोर्स वाला सेक्शन, यानी तमाम फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम है साइन के साथ। और इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा टोटल मास। टोटल मास क्या है? दोनों ब्लॉक का ए प्लस बी, यानी 5 + 10 हो जाएगा इंटू 0। 0 क्यों किए? क्योंकि ब्लॉक का जो ये जो कॉम्बिनेशन है और बी ब्लॉक का, ये ना तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अलोंग ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ही ये नीचे जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस कॉम्बिनेशन का? तो ये 0 हो गया। ठीक है। तो अब आगे बोलता है कि ये जो एन डैश है आपका, ये एन डैश तब क्या हो जाएगा? तब एम ए 10 + 5 एम बी, ये 5 हो गया। जी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 10 हो गया। ये पूरा हो गया डाउनवर्ड वेट फोर्स, डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस है। और इधर एम ए प्लस एम बी 10 + 5 इंटू 0 सॉल्व करेंगे तो एन मेरा क्या निकलेगा? एन डैश निकलेगा 150 न्यूटन। एन डैश क्या निकला? 150 न्यूटन निकला। तो अगर हम मान लेते हैं कि ब्लॉक बी और ये जो ग्राउंड है इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वह F2 है। इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है? F2 है। तो F2 हम मान लिए, तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? F2 का वैल्यू हो जाएगा μ2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, ये हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में हमको μ2 दिया हुआ है ना। μ2 इंटू एन डैश हो जाएगा। एन डैश अभी हम लोग कैलकुलेट किए, यहाँ कितना वैल्यू आया एन डैश का? 150 न्यूटन आया। तो यहाँ पर 150 न्यूटन फिट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है। और μ2 जो है उसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि ये 0.1 शुरू में ही हम दे दिए थे। μ2 का वैल्यू 0.1 है। ये गलती से एस आ गया है, इसको एलिमिनेट कर देना। और F2 जो होता है ना, यही हो गया हमारा फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, यानी मैक्सिमम वैल्यू हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन का। कितना आया? 0.1 इंटू 150। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 न्यूटन।
15 न्यूटन आया ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि ये ब्लॉक को जब इधर हम खींचेंगे, जब इस तरफ खींचेंगे तो मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इस तरफ जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, ब्लॉक 10 kg का रिलेटिव मोशन को ये ब्लॉक करेगा, अपोज करेगा, तो ये इस तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि खींच रहे हैं इस तरफ। तो ये जो 15 न्यूटन का इस तरफ लगेगा, तो अगर हम ये अप्लाइड फोर्स भी 15 न्यूटन का लगा दे तो ये मूव ही नहीं करेगा। ये मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 15 न्यूटन तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया रुके रहने के लिए। अब 15 न्यूटन ही लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? ये ब्लॉक नहीं रुके, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी फोर्स इस एफ डैश का लगाएं, किसके भी 0 न्यूटन से ले करके 15 न्यूटन तक का कोई भी वैल्यू अगर हम लगाते हैं इस एफ डैश अप्लाइड फोर्स का, तो ये ब्लॉक का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ज्यों का त्यों अपने जगह पर रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, मूव ही नहीं करेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एफ डैश का रेंज अगर इतना रखना होगा हमको ताकि ये दोनों ब्लॉक मूव ना करे। ठीक है, चलिए, तो ये बात मेरा जो है, एक चीज तो हम कैलकुलेट कर लिए। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि दोनों जब कॉमन एसलेशन से मूव करेगा तो उसका जो लोअर लिमिट है वो हमको मिल गया 15 न्यूटन। कहने का मतलब दोनों जो चलेगा ना, तो ये जो फोर्स होगा कि ताकि दोनों कॉमन ए एसलेशन से चले, वो फोर्स 15 न्यूटन से अधिक होना चाहिए, क्योंकि 15 न्यूटन से अगर कम हो जाएगा ना ये अप्लाइड फोर्स, तो वो जो है रुका हुआ रहेगा दोनों कॉम्बिनेशन, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का। तो चलाने के लिए जो है ना, इस एफ डैश को जो है ना 15 न्यूटन से अधिक रखना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते कैलकुलेशन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है ना ये चीज़ जो है करने जा रहे हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, सॉरी ये रिपीट हो गया है, सो सॉरी फॉर दिस। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि दोनों ब्लॉक जो होता है मूव कर रहा है विथ कॉमन एक्सेलरेशन। अब जो है 15 न्यूटन से अधिक है फोर्स, ये जो एफ फोर्स है ना, अब मान लीजिए कि ये 15 न्यूटन से अधिक है और ये दोनों ब्लॉक ए और बी ब्लॉक जो है ये मूव कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन से। ठीक है, दोनों का ये दोनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। किसका बनाएंगे? जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ऊपर में जो ब्लॉक है ए ब्लॉक, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसका क्या बनाएंगे? नेट फोर्स इक्वेशन भी बनाएंगे। इसका दोनों चीज बनाएंगे। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। हम नेट फोर्स इक्वेशन जो है उसको बनाने से पहले हम यह मान लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो है राइट के तरफ पॉजिटिव मान लिए, है ना। और नेट फोर्स इक्वेशन किस एक्सिस के लॉन्ग बनाना है? इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग बनाना है। किस एक्सिस के लॉन्ग बनाना है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अलॉन्ग बनाना है हमको नेट फोर्स इक्वेशन, और इसमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लिए राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब जो ये जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम लोग माने हैं राइट डायरेक्शन में, तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि देखिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस ब्लॉक ए पर एक ही फोर्स लग रहा है। एक बात जान लीजिए कि ये जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है किसी बॉडी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को कंसिडर किए जाते हैं जो उस बॉडी पे लग रहे हैं, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो इस बॉडी पर वर्टिकल के अलोंग लग रहा है नॉर्मल, है कौन लगा रहा है? ब्लॉक बी लगा रहा है, ब्लॉक ए के ऊपर की तरफ लगा रहा है नॉर्मल। ब्लॉक ए पे एक और फोर्स वर्टिकल के लॉन्ग लग रहा है नीचे की तरफ, जो कि इसका डाउनवर्ड वेट फोर्स mg। ब्लॉक ए पर जो है राइट डायरेक्शन में जो है स्टैटिक, ये राइट डायरेक्शन में जो है चूंकि बोल रहा है ब्लॉक दोनों कॉमन मूव कर रहा है, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में, यानी अगर हम ब्लॉक बी के नजरिए से देखें तो ब्लॉक ए रुका हुआ है, हाँ कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है और ये अगर इसके साथ मूव कर रहा है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के साथ मूव कर रहा है। देखिए अगर मान लीजिए इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना रहे, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन ना रहे, तो क्या होगा? ये जो है फोर्स लगेगा तो ये क्या रह जाएगा? पीछे छूट जाएगा, है ना, ये आगे निकल जाएगा। तो ब्लॉक बी जो नीचे है वो आगे निकल जाएगा, ब्लॉक ए पीछे छूट
जाएगा। लेकिन अगर ब्लॉक बी के नज़रिए से देखा जाए, मान लीजिए ब्लॉक बी को आंखें हो जाए और ये देखे ब्लॉक ए को, तो अगर मान लीजिए फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन नहीं है दोनों के बीच में, तो ब्लॉक ए को क्या लगेगा, इसको लगेगा जैसे ब्लॉक बी जो है पीछे के तरफ जा रहा है। ब्लॉक बी पीछे के तरफ जा रहा है तो रिलेटिव ये जो फ्रिक्शन होता है, ये जो फ्रिक्शन है ये क्या चाहे, ये हमेशा चाहेगा रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। तो ब्लॉक ए पर मान लीजिए फ्रिक्शन लगने लगा तो ब्लॉक ए पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन ब्लॉक ए का बी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में वो हो रहा है इस तरफ, पीछे के तरफ। तो ब्लॉक ए का जो लोअर सरफेस है उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा आगे की तरफ, यानी राइट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर ये दिखाया गया है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया, ये स्टैटिक नहीं होगा क्योंकि कोफिशिएंट तो एक ही वैल्यू दिया हुआ है ना, अलग अलग थोड़े दिया हुआ है। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वही अभी हम निकालेंगे, और वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ब्लॉक ए जो है पीछे जा रहा है ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में। अगर फ्रिक्शन लगेगा तो इस तरफ वो अपोज करना चाहेगा इस रिलेटिव मोशन को, सामने इधर लगेगा, राइट की तरफ लगेगा। क्लियर हो गई। और राइट की तरफ अगर लगेगा तो कोऑर्डिनेट हम किधर पॉजिटिव माने हैं, कोऑर्डिनेट हम राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव माने हैं, कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने हैं, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव माने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या देंगे, प्लस देंगे, क्योंकि और क्या है, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एकमात्र फोर्स लग रहा है, बस यही लग रहा है ना, बाकी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। तो ये हो गया हमारा फोर्स विथ साइन प्लस साइन। ये क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी ए। ये क्या हो गया, नेट एसिलेशन। नेट एसिलेशन क्या है, ब्लॉक ए का वही है जो ब्लॉक बी का है ना। कॉमन एसिलेशन ए कॉमन, तो यहाँ ए कॉमन लिख दिए। क्लियर है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग ये जो फ्रिक्शन है जो कि लग रहा है पीछे के तरफ, जो लग रहा है ये सॉरी आगे के तरफ, जो ये ब्लॉक ए पे जो ये फ्रिक्शन लग रहा है, इसको मिटा देते हैं, ये गलत हो गया। हाँ, ये F1 है, तो F1 का वैल्यू कितना होगा, μ1 होगा। कितना होगा, μ1 है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, μ1 हो गया। और mg क्या हो गया, mg जो होता है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो गया। क्या हो गया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वह ठीक mg के बराबर होगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे डाल दिए, तो μ1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यही हो गया F1 का वैल्यू। ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है F1, इसका वैल्यू हो गया। फिर क्या हो गया, ये हो गया मास किसका, ए ब्लॉक का मास इंटू ए प्लस ए कॉमन। प्लस ए कॉमन क्यों दिए, प्लस क्यों दिए, क्योंकि ये भी जो है ना एसिलेशन का जो डायरेक्शन है किधर है, मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है, तो ये भी हो गया प्लस ए कॉमन। अब क्या है, ये जो μ1 है ना, ये है तुम्हारा ये है 0.2, ये वैल्यू कितना है 0.2। मास जो है ब्लॉक ए का 5 kg, 10 क्या है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 5 kg मास ब्लॉक ए का, ए कॉमन अब निकल जाएगा। तो कॉमन एसिलेशन क्या निकला, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो है दोनों क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कॉमन एसिलेशन से जो है मूव करेगा किस तरफ, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम लोग कंसिडर करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक बी का। किसका कंसिडर करेंगे, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे, और नेट फोर्स इक्वेशन ब्लॉक बी का कंसिडर करेंगे, है ना। तो वह ये देखो, ये ब्लॉक बी का हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पर क्या लगेगा, इस पर ऊपर के तरफ जो है ना, इस तरफ लगेगा वही फ्रिक्शन, है ना, जो कि ब्लॉक ए के लोअर सरफेस पे लग रहा था। पहले हम लोग नहीं बनाए थे फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी ये बनाए थे ना हम लोग कि ब्लॉक ए का लोअर सरफेस पर सामने के तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है, सामने की तरफ, इधर राइट डायरेक्शन में लग रहा है, F1 लग रहा है, F1 लग रहा है, F1 लग रहा है ना। ये फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर इस तरफ। तो ये ब्लॉक भी जो है, ये जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी के ऊपर इतना ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन लगाएगा, किधर लगाएगा, पीछे के तरफ लगाएगा। ये एक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। सॉरी ये वाला नहीं दिखाना चाहिए,
एक मिनट मैं बता रहा हूं कि ब्लॉक ए पर जो है, ब्लॉक ए पर बी जो है वो इस तरफ लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फ्रिक्शन लगा रहा है इस तरफ। किस पर? ब्लॉक ए पर। कौन लगा रहा है? ब्लॉक बी लगा रहा है। तो ब्लॉक ए जो है इस बी के ऊपर जो है इतना ही मैग्नीट्यूड का F1 मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शनल फोर्स लगा, किधर? पीछे के तरफ लगाएगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना। तो ये हो गया एक्शन F1 किस पर? ब्लॉक ए पे। तो ब्लॉक बी पे रिएक्शन कितना? वही F1 लगेगा, उतने मैग्नीट्यूड का, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। तो ये हो गया ऊपर की तरफ लग रहा है। अब देखो ये नीचे के जो है सरफेस, यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा। ये कौन लगा? ये ग्राउंड लगाएगा। ये ग्राउंड जो है इस ब्लॉक के ऊपर जो है ना इस तरफ लगाएगा फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि फोर्स इसको इस तरफ खींचना चाह रहा है, तो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन जो इस पर लगेगा वो अपोज करेगा, यानी इधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, है ना। तो ये लेफ्ट में गया, ये वाला फ्रिक्शन जो ग्राउंड लगा रहा है इस ब्लॉक बी पे। दूसरा क्या है? ब्लॉक बी पे ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर के तरफ, है ना। ये फोर्स F इस तरफ लग रहा है और एक, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो हमको जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, हमको वर्टिकल फोर्स पे अभी ध्यान नहीं देना है, ये फोर्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी हम लोग बनाएंगे नेट फोर्स इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दायां तरफ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? नेट फोर्स इक्वेशन वह हो जाएगा -F1 प्लस -F2 प्लस F, है ना। बात समझ में आई? देखिए गौर से, ये F1 का डायरेक्शन किधर है? मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, यानी कि ये क्या हो गया? माइनस साइन यहाँ पर लग जाएगा। ये जो F2 है सॉरी, इसका जो डायरेक्शन है किधर है? मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। और ये जो F लग रहा है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, किधर लग रहा है? राइट डायरेक्शन में, यानी जिधर हम कोऑर्डिनेट माने उधर ही लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मास जो है इसका कितना है ना। मास जो है यहाँ गलती से A हो गया, यहाँ पर आप B कर लेना। मास ऑफ बी ब्लॉक का मास कितना है? 10 kg है, क्योंकि यहाँ FBD बी ब्लॉक का है, तो यहाँ भी मास 10 kg हो जाएगा। कॉमन एक्सेलरेशन A कॉमन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो हमको ये MB हो गया, मास ऑफ द ब्लॉक B। ये इक्वेशन है, A कॉमन है, तो A कॉमन को जब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो A कॉमन तो हम पहले ही निकाल चुके, +2 निकाल चुके हैं। हमको क्या निकालना? F निकालना। ये F, तो ये F जो है हमको क्या आया? F का वैल्यू हमको आ गया 45 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? ये 45 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू हुआ, जहां तक ये दोनों साथ साथ चलेगा। अगर हम 45 न्यूटन से अधिक कर देंगे ना F का वैल्यू, तब क्या हो जाएगा? ये पीछे छूट जाएगा और ये जो है आगे निकल जाएगा। हमको क्या कहा था क्वेश्चन में? F का रेंज निकालने कहा था। क्या निकालने कहा था? इस F का रेंज निकालने कहा था। ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया कि इतना फोर्स तक अगर लगते रहेगा ना तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा, है ना। अगर इससे ज़्यादा हम फोर्स लगा देंगे ना तो क्या होगा? दोनों ब्लॉक जो है अलग अलग हो जाएगा। यही वो फोर्स हुआ, ये जो है ना 45 न्यूटन का ये फोर्स हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर अप्लाइड फोर्स जो है इस 45 न्यूटन से कम हुआ और 15 न्यूटन से अधिक हुआ। आप ध्यान दो, हम लोग 15 न्यूटन भी देखे थे कि जब फोर्स 15 न्यूटन से कम होगा तो ये दोनों ब्लॉक का कॉम्बिनेशन मूव ही नहीं करेगा, स्टैटिक रहेगा, रुका हुआ रहेगा। चलने के लिए कितना जरूरी है? 15 न्यूटन, और साथ चलने के लिए 15 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए। और किससे कम होना चाहिए? 45 न्यूटन से कम होना चाहिए। ये 45 न्यूटन क्या बात को ध्यान में रख के किया गया है कि इस दोनों के बीच में जो है ना कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दोनों एक कॉमन से चल रहा है। इस बात को ध्यान में रख करके 45 न्यूटन कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ये जो F फोर्स है, ये जो अप्लाइड फोर्स है, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा कि ये अप्लाइड फोर्स जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? 15 न्यूटन से बड़ा हो या 15 न्यूटन जितना हो ये अप्लाइड फोर्स। दूसरी बात, ये अप्लाइड फोर्स जो है किससे कम हो? 45 न्यूटन या 45 न्यूटन से कम हो या उसके बराबर हो। तब क्या कंडीशन फुलफिल होगा? यही कि तब दोनों ब्लॉक एक साथ चिपक करके कॉमन
एक कॉमन आइसोलेशन से चलेगा। ठीक है, यही बात समझ में आया। आप देख लो यहाँ पूरा डिटेल में हम लिख दिए कि दोनों ब्लॉक मूव नहीं करे। कब नहीं मूव करेगा ये दोनों ए बी ब्लॉक? जब एफ फोर्स जो है ना वह 15 न्यूटन से क्या हो, कम हो, और दोनों ब्लॉक मूव करे टुगेदर, कॉमन आइसोलेशन ए कॉमन से। ये कब होगा? ये कब होगा? ये तब होगा जब अप्लाइड फोर्स जो है ना 15 न्यूटन से अधिक हो लेकिन 45 न्यूटन से कम हो। क्योंकि 15 न्यूटन से अगर कम हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं, और साथ चलना भी है तो जब चलना है तो इसका मतलब 15 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन साथ चलना है तो 45 न्यूटन से कम होना चाहिए। और अगर 45 न्यूटन से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ये पीछे छूट जाएगा और ये आगे निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात समझ में आया? तो शुरू में जो ये तीनों मेजर सिचुएशन दिखाए थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है और कैसे ये कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बात समझ में, अगर एक बार में नहीं आया दोबारा तिबारा वीडियो देखिए, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये ब्लॉक एंड ब्लॉक वाला फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई, है ना, आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, कल फिर ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे कुछ प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।